हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने बच्चों आपको 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन आंसर हल करवाए थे और इस क्लास में आपको 4 से लेकर 6 तक जो अंतिम क्वेश्चन आंसर हैं वो हल करवाऊंगी। ये बड़े थे इसलिए मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं? क है संग्रहण, ख है औजार बनाना, ग है आग का प्रयोग। इसका उत्तर है संग्रहण। आग का प्रयोग व औजार बनाने में से औजार बनाने के साक्ष्य पुरातात्विक अभिलेख में सर्वोत्कृष्ट रीति से दिए गए हैं। पत्थर के औजार बनाने व उनके इस्तेमाल किए जाने के प्राचीन साक्ष्य इथोपिया व केन्या के शोध स्थलों से प्राप्त हुए हैं। संभावना व्यक्त की जाती है कि इन हथियारों औजारों का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किया था। संग्रहण व आग के प्रयोग के उतने ज्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जितने कि औजार बनाने के मिलते हैं। यह संभावना प्रकट की जाती है कि पत्थर के औजार स्त्री व पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोग के आधार पर बनाते थे। अनुमानतः स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से और कुछ विशेष प्रकार के औजारों को बनाती और इस्तेमाल करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ और इस बात के प्रमाण हमें फेंक कर मारने वाले भालों व तीर कमान जैसे औजारों के प्रयोग से मिलते हैं। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी लंबी दूरी तक भाला फेंकने में समर्थ हुआ। इस युग में पंच ब्लेड तकनीक की सहायता से निम्न प्रकार के पत्थर के औजारों को तैयार किया जाता होगा। एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरों को पत्थर के हथौड़े से सहायता से हटाया जाता है और इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है जिससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह प्रयोग किया जा सकता है, अथवा उनसे एक तरह की छेनियां बन जाती है जिनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जाता है। हड्डी पर नक्काशी का नमूना नीचे दिया गया है। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने इस नक्काशी की और इसमें कैसे इस पंच ब्लेड तकनीक और वो इसे मिले आरंभिक औजारों में एक औजार मंडासा भी है जिसके सल्कों को निकालकर धारदार बना दिया जाता है। यह एक प्रकार का हस्त कुठार है। इन आरंभिक औजारों के आधार पर मानव प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है जो निम्नलिखित है। पहला है पूरा पाषाण काल। इस युग में पत्थर के औजार भद्दे, खुरदरे व बिना किसी नक्काशी आदि के होते थे। इस काल के औजारों में कुठार, रुकनी, मंडासे आदि प्रमुख हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस युग में पत्थर के औजारों का छोटे छोटे रूपों में प्रयोग किया जाने लगा था। लघु किस्म के औजारों को अस्म कहते थे। क्या कहते थे? लघु किस्म के औजारों को अस्म कहते थे। इस युग में औजारों में भाले व तीर कमान आदि प्रमुख औजार हैं। तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल के औजार बड़े साफ, अच्छी तरह से घिसे हुए तथा नक्काशीदार होते थे। इस युग में हड्डियों व पत्थरों को चिकना व साफ करके औजार बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। हंसिया इस युग का प्रमुख औजार है। संक्षेप में निबंध लिखिए। इसमें है प्रश्न नंबर 5, भाषा के प्रयोग से क शिकार करने और ख आश्रय बनाने में काम करने में कितनी मदद मिली होगी, इस पर चर्चा कीजिए। इन क्रियाकलापों के लिए विचार संप्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था? इसका उत्तर है हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य एक ऐसा जीव है जो भाषा का प्रयोग करता है। भाषा या दर्शिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करता है। भाषा के विकास पर कई विद्वानों के मत अलग अलग हैं। उनकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। होमिनिड भाषा में हाव भाव या अंग विक्षेप अर्थात हाथों को हिलाना या संचालन शामिल होता था। उच्चरित भाषा से पूर्व गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की बोलने की क्षमता का विकास या प्रारंभिक आह्वान या बुलाने की क्रिया से हुआ जैसा कि नर मानवों में प्राय देखा जाता है। उच्चरित भाषा यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई यह निष्कर्ष देना भी कठिन कार्य है। विद्वानों की ऐसी विचारधारा है कि होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण वह बोलने में समर्थ हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। स्वर तंत्र के विकास लगभग 20,000 वर्ष पूर्व और मस्तिष्क में हुए परिवर्तन से भाषा को विकसित होने में मदद मिली। भाषा और कला का घनिष्ठ संबंध है।
भाषा के साथ साथ कला लगभग 40,000 या 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई थी। कला व भाषा दोनों ही संप्रेषण अर्थात विचार अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम है। फ्रांस में स्थित लेक्सोस, कॉक्स और सोवे की गुफाओं में, उत्तरी स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई हैं, जो कि 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व चित्रित की गई थी। इनमें गोरों अर्थात जंगली बैल, घोंगों, पहाड़ी साकिन अर्थात बकरों, हिरणों, मेमथों, गेंडों, शेरों, भालुओं, चित्तों, लकड़बगों व उल्लुओं के चित्र प्रमुख हैं। प्रारंभिक मानव के जीवन में शिकार का ज्यादा महत्व था। इसी कारण जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोने से जुड़ी होती थी। ऐसे भी प्रतीत होता है कि चित्रकारी ऐसी रस्मों को अदा करने के लिए की जाती थी जिससे कि शिकार करने में सफलता प्राप्त होती हो। विद्वानों की यह मान्यता है कि ये गुफाएं ही प्रारंभिक मानव की आपस में मिलने की जगह थी, जहां पर छोटे छोटे समूह एक दूसरे से मिलते थे या एकत्रित होकर सामूहिक क्रियाकलाप करते थे। ऐसा भी जान पड़ता है कि इन गुफाओं में ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हों या शिकार की तकनीक पर चर्चा करते रहे हों, और ये चित्रकारियां आगामी पीढ़ियों को इन तकनीकों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई गई हो। अतः कहा जाता है कि चित्रकारी विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक समाज के बारे में जो विवरण दिया जाता है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। शिकार करने वाले वे खाद्य सामग्री तलाशने एवं बटोरने वाले समाज आज भी विश्व के अनेक भागों में मौजूद हैं। उन समाजों में हादसा समूह प्रमुख है। कृषि के प्रारंभ के साथ साथ मानव ने अपनी झोपड़ियों को खेतों के पास बनाना शुरू कर दिया। आरंभ में मनुष्य लकड़ी व पत्तियों आदि की मदद से झोपड़ी बनाता था, किंतु बाद में वह कच्ची व पक्की ईंटों का भी प्रयोग कर घर बनाने में करने लगा। प्राचीन झोपड़ियों के अवशेष स्विट्जरलैंड की एक झील में 1854 में मौजूद पाए गए हैं। स्थायी निवास स्थान बनाना मानव की महान उपलब्धि थी और यह सब भाषा के विकास के बिना असंभव था, किंतु भाषा ने इन सब क्रियाओं को संभव बना दिया। प्रारंभ में मानव निसंदेह बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा, लेकिन ये ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। अतः भाषा का विकास आधुनिक मानव के विकास का दिलचस्प पहलू है। प्रश्न नंबर 6 है, अध्याय के अंत में दिए गए कालानुक्रम के में से किन दो घटनाओं को चुनिए और यह बताइए कि इसका क्या महत्व है। उत्तर है, कालानुक्रम में से दो घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है। पहला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल अर्थात दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बनी ही हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रारंभिक रूप में वानर के अनेक लक्षण मौजूद थे। इसका समय 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रथम वन मानुष को ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता है। वे पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते थे। जो मनुष्य की तरह खड़े हो सकते थे। वे पत्थर के औजारों का प्रयोग व पशु जीवन व्यतीत करते थे। वे जंगली कीड़े मकोड़े भी खाते थे। दूसरा है होमो। होमो शब्द लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ है मानव। होमो के अंतर्गत स्त्री व पुरुष दोनों आते हैं। वैज्ञानिकों ने होमो की अनेक प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया है, जो निम्नलिखित है। क है होमो हेबिलस, औजार बनाने वाला मानव। ख है होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। और ग है होमो सेपियंस, चिंतनशील प्राज्ञ या आधुनिक मानव। होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्ड बुई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका के कुबी फोरा तथा पश्चिमी तुकन तथा केन्या और जावा के मोर जकराता तथा संगिरन में पाए गए हैं। होमो सेपियंस जो कि आधुनिक मानव कहलाता है, चिंतनशील या प्राज्ञ प्राणी है। होमो सेपियंस 1.9 लाख वर्ष पूर्व से 1.6 लाख वर्ष पूर्व के होंगे। कालानुक्रम 2 में से 2 घटनाओं का विवरण लिखित है। पहला है दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य। दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें 3 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त होता है। कुछ रीतियों से यह पता चलता है कि नियंडरथस लेसिंस मानव शव को दफनाते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि वे किसी धर्म में विश्वास रखते थे। नियंडरथलेसिंस काल के कब्रिस्तान के स्थल की खोजों से भी ज्ञात होता है कि वे मृतक शरीर को रंगों से सजाते थे। वे शायद धार्मिक कारणों या सुंदरता के लिए ऐसा करते हों। वे प्रथम मनुष्य थे जो मृत्यु के पश्चात जीवन के संबंध में सोचते थे। दूसरा है नियंडरथल मानवों का लोभ। नियंडरथल मनुष्य लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व तक यूरोप व पश्चिमी एवं मध्य एशिया में रहते थे, लेकिन 35,000 वर्ष पूर्व वे अचानक लुप्त हो गए। नियंडरथल मानव के लुप्त होने के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। उनकी विचारधारा निम्न होता है। पहला है नियंडरथल मानव होमोसेपियंस द्वारा मार दिए गए होंगे। है नियंडरथल मानव ने दूसरे समूह से विवाह कर लिया और उनकी जाति की अलग पहचान समाप्त हो गई है। सभी सिद्धांत काल्पनिक हैं।
कोई भी विद्वान निश्चय से यह नहीं कह सकता कि यह जाति कब और क्यों समाप्त हुई। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके यही समाप्त होते हैं। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी।